आज टुडे आवर टॉपिक इज ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन है किस बारे में और किसके लिए यूज़ करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन में बेसिकली आपके पास डायफ्रैक्शन फिनोमेना यूज़ किया जाता है और डायफ्रैक्शन यूज़ की जाती है एक्सरे की। तो सबसे पहले हम एक्सरे को देख लेते हैं कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे आपके पास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं तब जब वो मेटल से हिट करती हैं। ठीक, जब ये किसी चीज़ से मेटल सरफेस से हिट करती हैं तो स्पेशली उनके इनर इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक, अब वो डिस्टर्बेंस कैसी होती है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आपके पास एक न्यूक्लियस एक जनरली बनाया गया कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, आपके पास के एल एम शेल्स आपके पास सारे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एल टू के ऑर्बिटल, ठीक, तो आपको पता है हायर ऑर्बिटल से जब भी हम लोअर की तरफ आते हैं तो वेव्स निकलती हैं, रेज इमिट होती हैं हायर से लोअर की तरफ जब भी आएंगे। तो जब एल से जंप करके कोई इलेक्ट्रॉन आता है आपके पास टूवर्ड्स के शेल यानी नंबर 1 शेल पे, तो आपके पास वेव्स निकलती हैं। वो वेव्स जो निकलती हैं इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है आपके पास एम शेल से के शेल में यानी तीसरे से पहले की तरफ, तो जो रेज इमिट होंगी उन्हें हम कहते हैं बीटा रेज। ठीक, ये जो बीटा रेज आपके पास आती हैं, बीटा रेज, ये बेसिकली आपके पास इनको हम ओमिट करते हैं क्योंकि एक्स रेज में हमने बीटा रेज को यूज़ नहीं करना होता, हम अल्फा रेज को यूज़ करते हैं। जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है, वो वाली रेज इमिट होती हैं वो आपके पास एक्सरे को डील करती हैं। ठीक, उसमें एक्स रेज आते हैं। तो यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 इस्तेमाल होते हैं। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, इसलिए अक्सर औकात उसे हम कह देते हैं दिस इज़ द मोनोक्रोमेटिक, वो एक जैसी ही है। ठीक, तो यही आपके पास चीज़ें एक पर एक्सप्लेन की गई हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ है एनर्जी की एक्सरे की वो डिपेंड करती है कि आपके पास मेटल सरफेस कैसी है या उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के मौजूद हैं। दूसरा, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आता है फ्रॉम एल ऑर्बिटल टू के शेल, तो इलेक्ट्रॉन्स में जो रेज इमिट होती हैं उस टाइम वो अल्फा और अल्फा 2 होती हैं। उसके बाद अगर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल टू के शेल, तो आप कहोगे दीज आर द बीटा लाइन्स। लाइन्स क्या बन रही हैं बेसिकली, स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रा आपके पास रिलीज होता है, तो बीटा लाइन्स। उसने कहा बीटा लाइन्स जो हैं हम यूज़ नहीं करते, इसको स्पेशली बीटा फिल्टर्स को यूज़ करके हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, यानी बीटा फिल्टर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि बीटा रेज इसमें इस्तेमाल ना हो, बीटा रेज को बीटा फिल्टर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, बीटा फिल्टर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पीछे सिर्फ अल्फा रह जाएंगे, उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 को हम मोस्टली एक ही कंसिडर करते हैं, बहुत क्लोज इनके दरमियान रिलेशन होता है, बहुत करीब करीब इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो हम इन्हें मोनोक्रोमेटिक कंसिडर करते हैं। ठीक, तो बीटा फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग बीटा फिल्टर्स। बीटा फिल्टर्स आर यूज टू सेपरेट द वेवलेंथ ऑफ लोअर वेवलेंथ। ठीक है, छोटी वेवलेंथ को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द हायर वेवलेंथ बीटा को यूज़ करते हैं। तो लोअर वेवलेंथ आपकी इसमें से कौन सी होगी, जो अल्फा वाली होगी, और जो बीटा वाली होगी वो हायर होगी, तो इसका मतलब बीटा को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अल्फा को वो दे देगा। ठीक, विच इज़ यूज इन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी मीन्स क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर में जो हम स्टडी करते हैं इंटरनली जाके एटम्स को, तो उसमें आपके पास ये एक्सरे इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक, उसके बाद आपके पास है फिनोमेना एक्सरे डायफ्रैक्शन का, आपकी बुक में गिवन है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेस के नाम पे। तो सबसे पहले डायफ्रैक्शन क्या होता है। डायफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है आपके पास वेव की, जिसमें आप कहते हैं कि किसी भी ऑब्स्टेकल को या किसी रुकावट को अगर किसी वेव के पास करीब रख दिया जाए उसके रास्ते में, तो जो वेव्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। ठीक, तो आपके पास डिफ्रैक्शन मीन्स द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स। तो वो ऑब्स्टेकल से जब बेंड होती हैं वो डिपेंड करता है उनकी बेंडनेस कितनी आएगी, वो कितना उनका वेवलेंथ बेंड होने की कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है आपके पास गैप किस तरह का होता है। स्लिट्स रखी जाती हैं, उस स्लिट्स में से जब ये चीज़ पास करेगी तो ये मुड़ के पास करेगी, ट्विस्ट होकर पास करेगी, तो ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये गैप वाइड होगा, ठीक, काफ़ी सारा वाइड होगा आपके पास, तो वेव आपके पास जो बनेंगी वो देखो लार्जर वेवलेंथ की होंगी। और अगर गैप शॉर्ट होगा तो आपके पास स्मॉलर डायफ्रैक्शन इफेक्ट होगा। ठीक, और आपके पास जो स्लिट हैं आपके पास वो डिसाइड करेंगे उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, और अगर आपके पास छोटा गैप है तो वेवलेंथ भी शॉर्ट होगी और उसके डायफ्रैक्शन जो है आपके पास काफ़ी सारी बेंडिंग आएगी। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट इसमें आ जाता है।
उसके बाद है कि क्रिस्टल सिस्टम में जो मैक्सी डाइफ्रैक्शन करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेन आपको याद रखनी है, जो आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले एक्सरेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो हम लेते हैं 10 - 10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। जो स्लिट्स यूज़ करेंगे, यानी जो गैप बीच में जिन स्लिट्स के दरमियान देखेंगे हम, दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप हम लेंगे, वो गैप जो आपके पास होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वो आपके पास कितना होना चाहिए, 10 - 10, यानी जितनी उसकी वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक, तो जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 3D अरेंजमेंट होता है, तो हम उसमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग देखते हैं। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब इंटरनली जो एटम्स हैं उनके दरमियान का फासला वो फिक्स्ड होना चाहिए, एटलीस्ट अलोंग वन साइड, अगर हम उसे फोकस करें एक साइड पे। ठीक, यानी अगर इस डायरेक्शन में हम सारी एटम्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके एटम्स के अरेंजमेंट को देखना चाह रहे हैं, तो इस साइड पे इनका मॉलिक्यूल्स का जो गैप है ना, इंटर एटॉमिक स्पेसिस, वो सेम होना चाहिए एटलीस्ट एट वन साइड। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर मतलब दो प्लेन आपके पास हैं, अगर आप दो सीक्वेंसेस चेक कर रहे हो तो उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस है, वो हर साइड से 10 - 10 मीटर होनी चाहिए, यानी आपके पास जितनी उसकी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग। ये ना हो कि यहाँ से 10 - 10 है और आगे जाकर 10 - 20 बन जाए। एक स्मूथ कॉन्स्टेंट चीज़ें इसकी होनी चाहिए ताकि हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन इजीली करेक्ट सॉल्व हो सके। आपके ओके टॉपिक 3.42 में कुछ वही पॉइंट्स जो ऊपर हाईलाइट किए हैं वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जो आपकी वेवलेंथ है वो 1.54 एमस्ट्रॉन्ग होती है। ये एमस्ट्रॉन्ग में लिया गया है, तो आप जब इसे मीटर में चेंज कर सकते हो 10 - 10 के साथ आ जाएगा आपके पास। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी हार्ड स्फीयर को ले रहे हो तो उसका डायमीटर 2 एमस्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप कॉपर को स्टडी कर रहे हो क्रिस्टलोग्राफी में तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इतनी होगी, यानी डिपेंड करता है एक्सरे की वेवलेंथ आपके पास मेटल कौन सी है, तो हर मेटल के लिए उसकी वेवलेंथ, उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक, तो उसके बाद एक्सरे को हम डायफ्रैक्ट करते हैं। डायफ्रैक्ट मीन कोई रुकावट खड़ी करके उसमें से पास ऑन करते हैं, तो दे फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है कि आपके पास वेव्स जनरेट होती हैं। इंटरफेरेंस आपके पास कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि अगर आपके पास कोई वेव जनरेट हो रही है, दो वेव्स हैं आपके पास, तो उनका स्टार्टिंग और एंडिंग जनरेट होके आगे निकलना भी वो बिल्कुल सेम हो, सेम, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये देखो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे का भी स्टार्ट वही है, अगर वो हाइट पे तो वो भी हाइट पे, अगर वो लो पे तो वो भी लो पे, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी एक चीज़ को इंटेंस करके हमने आगे जाना है। ठीक, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक चीज़ हाई है एक चीज़ लो आ रही। ठीक, इस तरह आपके पास कोई पैटर्न आएगा, यानी ये हाई थी लो वैल्यू, ये हाई है, ये हाई है तो ये लो है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस दोनों तरह के आपके पास होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी आपके पास पैटर्न आता है। लेकिन ब्रैग्स इक्वेशन करते हुए अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो वैल्यू एप्लीकेबल होगी, डिस्ट्रक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। मैक्सिमम लो वाली को काटेगी, लो वाली हाई वाली को काटेगी, अफेक्ट कैंसिल होते जाते हैं। ठीक, वही वैल्यू मैक्सिमम में दे रही है, वही वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, आंसर 0 आ जाएगा, तो वो वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए जब भी इंटरफेरेंस हम स्टडी करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा आपके पास है कि जो एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसका मतलब हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट इस पर आएगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 के एंगल पे होती हैं। ठीक, ना सिर्फ ये आपस में 90 के एंगल पे होती हैं, बल्कि जो सोर्स इनको प्रोवाइड करने का होता है ये उसके भी अलॉन्ग 90 के एंगल के होती हैं। यानी आपके पास ये तो आपस में 90 के हैं, तो जो सोर्स है वो भी 90 पे, तो ये आपके पास 90 के एंगल पे तीनों चीज़ें प्रॉपर ट्रेवल कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास हम चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें स्कैटरिंग का फिनोमेना आता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन में भी क्या हो रहा है कि वो आपके पास एक रुकावट में से पास करके रे बेंड होके आगे की तरफ फैल रही हैं, यानी कि एक्सटेंड होने काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक वेव आती है, तो आगे काफ़ी टाइम तक पास करके जाती है, हर एटम्स को टच करके जाती है। तो एक्स स्कैटरिंग आपके पास बिकॉज क्यों होती है, क्वेश्चन आ सकता है वाई स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे इज पॉसिबल, क्यों वजह होती है उसकी होने की। तो उसमें आपको बताओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सरे की, वो इंटरेक्ट करती है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ऐसा क्यों है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक, उसके आपके पास एटम पड़े हुए कॉर्नर्स पे, जो इसके कॉर्नर एंड्स हैं, इन पे एटम पड़ा। अगर मैं कहती हूँ इसके पास एटम है, तो अगर इसके एटम है तो एटम का मतलब क्या होता है, इसके सराउंडिंग में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो जो एक्सरेज आएंगी और एक्सरेज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हिट करेगी इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, उसके साथ ये हिट करती है, स्ट्राइक करती है, और यही वजह बनती है इसकी स्कैटरनेस की, इसके फैलने की। ये जो स्कैटरनेस आती है ये बेसिकली रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में आती है कि चीज़ टकराएगी और बाउंस बैक कर जाएगी और फैल जाएगी। ठीक, तो ये सेम वैसे ही है जैसे आप ट्यूब लाइट का बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो लाइट एकदम चीज़ों से टकरा के स्कैटर करती, फैल जाती है, तभी हमें वो सब चीज़ें रोशन नज़र आती हैं। इसी तरह एक्सरे की रेज आती हैं, वो जो भी आपके पास क्रिस्टलाइटिक स्ट्रक्चर होता है उसके एटम्स को जाकर हिट करता है, और एटम में किसको हिट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके इर्द घूम रहे होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल हिट विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट की वजह से स्कैटर करता है। क्लियर। दूसरा आपके पास है क्रिस्टल एक्ट्स एज थ्री डायमेंशनल ग्रेटिंग टुवर्ड्स एक्सरे, क्योंकि एक्सरे का जो क्रिस्टल लैटिस का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो 3D में पढ़ते हैं, तो जो आपके पास जो इफेक्ट भी इसका है वो 3D के अलॉन्ग ही आपके पास आ रहा होगा।